कि आप कभी भी जब खाना खाते हैं तो आधे घंटे के बाद पल्स चेक कीजिए अपनी। अच्छा जी, तो आपकी उससे पल्स तेज हो जाती है। जितना आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना फूड जो है वो मुश्किल है, उतनी आपकी पल्स तेज हो जाती है। पल्स कब तेज होती है? जब हम रनिंग करते हैं, हाँ जी, या हम एक्सरसाइज करते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए आई ऑलवेज से कि आज की डेट में कोई भी बंदा अंडर ईटिंग से नहीं मरेगा, वो ओवर ईटिंग से ही मरेगा। जो आइस बेदिंग है सारी की सारी, ये हमारी बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके शॉक में ले जाके फिर दोबारा ये हमारी बॉडी को रिजुवनेट करती है, जिससे कि वी आर रिहर्सिंग। 2 घंटे जिम जाने वाला बंदा कभी भी हेल्थी नहीं हो सकता एज कंपेयर टू वो बंदा जो सारा दिन एक्टिव रहता है। खाना हजम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आप खाना खा के सो नहीं सकते आज की डेट में। और भूख लगने पे खाना खाना और उसके बाद भी खाने को पचाना, ये 2 एक्ट करने पड़ेंगे। एक एक्ट से नहीं चलेगा कभी भी कुछ। टू अ सच अ बेसिक थिंग कि जब तक तुम्हें कल का खाया पचा नहीं, तुमने नेक्स्ट दाल कैसे लिया? बिल्कुल। सो द फर्स्ट टेक्निक इज ईट योर वाटर। Eat your water का मतलब है just like you're eating and giving time to eat, you sit down and eat. So जब आप पानी भी पीते हो तो you should be sitting down and you should also drink it so slowly कि आपकी बॉडी यहाँ से ही डाइजेस्ट करती हुई, एब्जॉर्ब करती हुई लेके जाए। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर अचानक से जो कैपिलरीज हैं वो सारी शॉक में चलेगी। एक स्नेक का पॉइजन भी अगर रोज ट्रेन कर दिया जाए किसी को खाना, तो वो स्नेक का पॉइजन भी खा सकता है। बॉडी की अडेप्टेबिलिटी इतनी रिमार्केबल है कि मैं चाय पीऊंगा तो मुझे मोशन आएगा, है ना। साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी गट लेजी है। तो एक मुझे फाइट करना पड़ता है कि मैं उनके पैटर्न्स में उनको बताऊं कि आप ये मत करो। तो मैं उसके बहुत सारे, जैसे मैं बोल देती हूँ कि आपने ड्राई ब्रशिंग करनी है, कोकोनट ऑयल पुलिंग करनी है। जब ध्यान इन चीजों की तरफ चला जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप अपनी पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। मैं 8 गिलास पानी पीऊं या नहीं, मेरी गट हेल्थ अच्छी है भी या नहीं, मुझे अपनी बॉडी की हीलिंग कैसे करनी है, इन सब सवालों के कहीं ना कहीं तो जवाब होंगे। मुझे लगता है कि आज के जो पॉडकास्ट के मेरे गेस्ट हैं, आपको इन सब सवालों के जवाब विद लॉजिक, विद फैक्ट बताएंगे, क्योंकि वो है एक लॉजिक फूड डॉक्टर्स जो हर बात लॉजिक पे ही करते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर वीनू कुमार का मेरे नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच दीप्ति, इट्स एन ऑनर। मैम, जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको 25 इयर्स का होलिस्टिक हेल्थ का एक्सपीरियंस है ना, तो यू जस्ट टेल मी कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड व्हाट इज बेसिकली डिफाइन दिस वर्ड होलिस्टिक हेल्थ, ये क्या है? So I think the word holistic comes from whole, जिसका मतलब है कि we know that there is a separate department for cardiology, gynecology, and then eyes के अलग है, ears के अलग है। बिल्कुल। लेकिन जो सृष्टि ने रचा है वो इन सबको टुगेदर रचा है और एक तालमेल में रचा है। So basically your body works as a whole. That is the first thing I want everyone to remember. तो जब आप किसी एक ऑर्गन को लेके सोचते हैं कि ये मेरा ऑर्गन तो जो है वो कम वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके टेस्ट रिपोर्ट्स में तो मेरे गड़बड़ आई है, बट ये मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली एक टीम की तरह होता है। एक घर के बीच में अगर एक पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाए तो उसका अफेक्ट सारे घर पे होगा ही होगा। बिल्कुल। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके किसी भी एक ऑर्गन का अगर आपको पता चला है, इफ यू कम टू नो कि ओके ये टेस्ट मेरे खराब आए हैं, इट इज टाइम टू वर्क होलिस्टिकली ऑन योर बॉडी एंड ऑन द लाइफस्टाइल। आई एम ग्लैड कि आज हमें हर डिजीज का नाम एक लाइफस्टाइल डिजीज की तरह पता चल गया। बट व्हाट इज लाइफस्टाइल? So lifestyle is basically where we don't just talk about nutrition, where we just don't talk about metabolism, but we are also talking about the way you breathe, the way you sleep, the way you deal with your stress.
सो जब हम ये सारे के सारे इनके ऊपर काम करते हैं, वी कॉल इट लाइक अ 360 degree approach towards your body. I And have that's just what we read do. 360 approach na in your that profile. What is that, ma'am? 360 So the approach. 360 degree approach means कि a person can come to me for diabetes, but I have to know the root cause. So he has been sitting in his office whole of his life with a very successful career, and he's been eating healthy, but because he lacked the movement thing in his body, his life was sedentary, and because कि उसको international calls आती थी और उसके कारण उसकी sleep disturb हो गई, so the pancreas पे और liver पे तो उसी से load पड़ गया. Sleep disorder होने से. It is so damn important. So our body naturally detoxifies around 10 p.m. 10 p.m. लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी बॉडी में पूरा एक सेटअप है कि वो 10 बजे अगर आप सो जाते हैं और अगर आप अच्छी तरह से सो जाते हैं तो आप उसके बीच में वो जूसेस रिलीज होने शुरू हो जाएंगे जो आपके लिवर को रीजनरेट करना शुरू कर देंगे. अच्छा जी. बट अगर हम 10 बजे जोमेटो से ऑर्डर ही कर रहे हैं, इट्स वेरी कॉमन, तो सोचो कि हम खा कब रहे हैं, सो कब रहे हैं. सो व्हाट वी थिंक इज कि स्लीप जो है इट इज मेंट ओनली कि हमारी थकावट दूर करे. बिल्कुल. तो वो हमारी बॉडी की रीजनरेशन करने के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. सो मेरे पेशेंट्स जो हैं, इफ दे हैव एनी बैक्टीरियल और वायरल फ्लू विच दे कैच एट नाइट, मैं उनकी बॉडी के अंदर हीलिंग इतनी ज्यादा इनिशिएट कर देती हूँ विद द राइट काइंड ऑफ सिस्टम विच वी यूज एज साइंटिफिक मेडिसिन इन फूड, कि वो सुबह तक उठेंगे तो उनका गला ठीक होगा. अच्छा, with sleep and that healing, huh? Of course. Good, So there are great. many things which we do. मतलब ऐसा नहीं है आपकी बॉडी को, your body can heal on its own. This is my motive to tell people. बिल्कुल. कि your body can heal on its own. There are plenty of tools available there. And are you using those tools? Or do you think कि only medicine can fix it? I think we people are not aware about all this too. Yeah. So what I call my program is the awareness program. I call it. आप क्या कहेंगे कि कौन से टूल्स हैं या फिर हम अपनी ऑडियंस को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि ये टूल्स हैं जो हमारी बॉडी को ही अब खुद ही ठीक हील करते हैं? So when we talk about the very basic tools, because कि अनगिनत काइंड की healings हो रही हैं. You will see people are doing the sound healings. You will see people are doing the meditations. There must be lakhs and millions kinds of meditation. So no one thing works for a particular person, but if we segregate them mota into 4 subjects. So one subject is how do you breathe. अच्छा. So breathing के ऊपर इतनी बड़ी साइंस है, because if you talk about breath, then breath is about how you oxygenate your body. So if you're oxygenating your body, that means you're helping your body in blood circulation. If your body circulates the blood well, every kind of healing is possible. So the science of breath is very very important. So this is one of the major tools. क्या breathing process आप कह रहे हो कि कैसा? So there are plenty of it. Like if a person is with me for 6 months, 1 year, I keep teaching them new and new techniques because the new and new techniques are coming up. Can you share one very or simple. two with us? But we are going to share what is a very general Common technique and general. which I tell every person. So I say आपके पास 4 पहर हैं. ठीक है. वो 4 पहर में जो कि आपका मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है एंड नाइट है, आपने उन 4 पहर के बीच में 4 बार अपनी ब्रेथ पे ध्यान लेके जाना है. सो व्हाइल यू आर टॉकिंग टू मी, मेरे लंग्स कितना ब्रीथ कर रहे हैं, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ या मैं इनसिक्योर हूँ या मैं डरी हुई हूँ. सो वी कैरी ऑल काइंड ऑफ इमोशंस विद इन आवरसेल्व्स. हमारी ब्रेथ को वो कंट्रोल कर रहे हैं. When I pay attention towards my breath, that means कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपको बोलूं कि आपने ऐसे करना है दीप्ति, कि आपने स्लो सांस लेना, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे बैठे अपने सांस की तरफ ध्यान लेके जाते हो और आप कोशिश करते हो कि ओके मैं स्लोली सांस को अंदर लेके जाऊं, एंड फिर आपने उसको रोकना है. तो हम बोलते हैं कि काउंट
8 while you inhale, then you stop for 6 and then 12 पे आप उसको एक्सेल करो. तो 8 गिनते गिनते आपने इनहेल करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, then you stop. 1 2 3 4 5 6. Now you slowly exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So prolonged exhalation and very calm and very slow inhalation. That is what we call as awareness towards your breath. How it work, ma'am? What's the result of this process? So very nice question. तो हम कहते हैं कि तुम्हारी सांसों की गिनती है, हाँ, जब वो खत्म हो गई तो गए, तो खत्म. बिल्कुल. तो अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे पास 3 लाख सांस बचे हैं, तो इफ यू स्लो डाउन व्हाट विल हैपन? तो तुम्हारी उम्र बढ़ी ना उससे. सो ऑटोमेटिकली जितना हम तेज सांस लेते हैं उतना हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, उतना वो पंप करके सारी चीजों को सर्कुलेशन नहीं भेज रही. थोड़ा थोड़ा करके कैपिलरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर धीरे धीरे डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं. मींस एक सांसें हैं जो बीमारी, अगर हम प्रोसेस पूरे प्रॉपर प्रोसेस में नहीं ले रहे तो बीमारी का कारण है. सो कैसे प्राणायाम जो है वो हार्ट की ब्लॉकेजेस खत्म कर रहा है. कितना अच्छा रामदेव जी ने एक सिंपल सिस्टम बताया है. सुबह बैठ जाते हैं 5 बजे हमें कराने के लिए, और उनके पास कितनी रिसर्च है. आज आप मेदांता में जाएं, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो क्यों प्राणायाम बता रहे हैं? आई थिंक कि दे डोंट नो द साइंस. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप इसको बेशक शास्त्रों के अनुसार सोच लीजिए, बेशक कैसे भी सोच लीजिए, बट डेफिनेटली वी आर ब्रीदिंग फास्ट. हम बहुत अनकॉन्शियसली ब्रीद कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं. इसमें मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. तो मैंने so I watch lots of documentaries. I keep reading my subject a lot. So one of the documentary which I was watching was telling me that कि throughout your day you have 10,000 emotions. आपकी बॉडी के बीच में 10,000 इमोशंस आते हैं, और वो बोल रहे हैं कि आज 10 मिनट में इतने इमोशंस आते हैं if you're scrolling reels. My God, तो आप देखिए कि एक एयरप्लेन क्रैश हो गया, और फिर एक किसी की शादी हो गई, उसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा ये हीरा मिल रहा है. सो हमारी बॉडी हैज बिकम सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर आवर ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस anything and everything which जहाँ पे उसको ध्यान देना चाहिए. So the processor is getting so much of information कि everything is slowing down. And if you think that your brain is slowing down, तो आप मुझे ये बताइए कि उसका breath पे कैसे नहीं असर होगा. So yeah, so that is also holistic approach. बिल्कुल. One word I also read in your profile, that was ma'am, it's logical food doctor ना. Yeah. ये क्या, and how it's different from other nutritious approaches ना? देखिए मैंने आपको लॉजिक समझाया सांस का, अब आप पक्का ध्यान देंगे अपनी सांस की तरफ. बिल्कुल, डेफिनेटली. तो अगर मैं आपको ये बोलती कि इसका बहुत फायदा है, इसकी रिसर्च हुई है, तो वो एक अलग बात थी. और अगर मैंने इसको लॉजिक के साथ कनेक्ट कर दिया तो लोग बहुत फॉलो करते हैं. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स जिन्होंने कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए. लेकिन जितने भी रिजल्ट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, आई थिंक कि आई हैव बीन एबल टू कन्विंस देम कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं. सो आई ऑलवेज हैव अ लॉजिक बिहाइंड वॉट एवर एनी वन इज डूइंग. अब जैसे मेरे पास एक बहुत एज्ड एक सर आए, और वो बिल्कुल ऐसे होके चल रहे थे. तो मैंने उनको जाते जाते बोला, मैंने कहा फिर सर आपका पहला आज से काम ये है कि आपने कोई स्टिक पकड़ के चलना है या वॉकर पकड़ के चलना है. तो उनके बेटे थे, उन्होंने बोला कि ये पकड़ते नहीं है, ये हमारा कहना नहीं. तो मैंने उनको सर को ये समझाया कि सर आप कंटिन्यूसली बेंट हैं, इसका मतलब आपकी ये टांगों की नसें तो सारी दब रखी हैं. अगर आप इनको खोलोगे तो ये नसें खुलेंगी आपकी सारी की सारी. तो अगर आप स्टिक नहीं पकड़ रहे तो आप बैलेंस करने की खातिर ऐसे झुकी जा रहे हो. तो अब अगर आप स्टिक पकड़ लोगे तो आप इससे काफी बेटर फील करोगे. सो इन एवरीथिंग आई थिंक आई टेल पीपल कि लॉजिकली यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस. आई एम नॉट जस्ट सेइंग टू डू एनीथिंग. I know the logic, and that's why I'm convinced, and I also want people to understand everything and do it, not just for the sake of
कि okay, I heard it somewhere. हाँ, Because you are not an experiment. obviously. You can't be hearing anything and everything. I'm very sorry to say, but most of the people are coming into this health and influencer game thing. Why? Because they think this is what people want to listen. But then it is upon us to test. I'm a doctor. See, I have studied the pathology also, physiology also, anatomy also, and I know raw food as a medicine also, because that's also my study. I'm a certified raw food practitioner. Yeah. Now the point is कि is it दादी नानी के नुस्खे? If it was even a दादी नानी का नुस्खा, मतलब we were not so convinced to do it. But nowadays you see anybody and everybody doing something fancy or whatever. Maybe it has worked for them, but I always believe कि हल्दी should not be taken on daily basis, because हम हल्दी वाली सब्जियां खाते हैं. हाँ, अदरक should not be taken on daily basis, क्योंकि हम वो भी अदरक होता की है। सब्जियां खाते हैं, बिल्कुल, है ना. बट अदरक लेना भी पड़ सकता है. अगर किसी को कफ है, कोल्ड है, मॉनसून चल रहा है, तो लेना भी पड़ Odd सकता है. condition So what I mean to say is कि there is no right, no wrong, but there is lots of information out there. But you have to see what is the background of the person who is telling you something. So that's, I think कि it's your responsibility as a consumer कि you want to consume this or not. Because जो बता रहा है उसकी गलती नहीं है. वो बता रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है और वो वीडियो अपनी करना चाहता है. But we cannot be an experimentation to each and everything that is going on there. Yeah. Sir, next ma'am, दादी नानी से सुन लो is हाँ. much better. much better ना, they have good experience. They can actually tell you why and what all, हाँ, you know. बिल्कुल, बिल्कुल. But जिससे आपने पूछा उसने तो सिर्फ शायद सुनने भी वीडियो सुना, सुंदर देखने के लिए हाँ, बना हाँ, दिया क्या, कुछ. बिल्कुल सही. अगर मैम हम बात करें कि इट्स अ vegan, you know, this term is going on ना, vegan and we raw plant based food. अगर हम इस पे बात करेंगे और आपका इस पे काफी अच्छी कमांड है, तो क्या है विगन? इस टर्म को हम कैसे बताएंगे कि those who are not taking a milk product, is it considered as? Yeah, so there is non-vegetarian, then there are eggitarians जो एग तो खाते हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं. Then there are vegetarians जो डेयरी कंज्यूम करते हैं, तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स तो वो भी यूज करते हैं. And then there is a vegan. Vegan जो होता है वो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेता है. And there is also fruitarians, and then there are also breatharians. अच्छा जी. But when we talk about veganism, हाँ, तो veganism was basically not using dairy. ये इसलिए शुरू हुआ because कि so अमेरिका में researchers जो हैं they are very well paid. इस कारण when they have all the sources of medicines and supplementation, but still they are not able to keep up their health standards, तो उनकी researches चलती रहती हैं कि what is wrong. तो उन्होंने ये देखा कि कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा कम कौन से देशों में है. तो उन्होंने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन से देशों में सबसे ज्यादा कम है. तो दे केम टू नो दैट कि एशियन कम्युनिटीज जो डेयरी ज्यादा कंज्यूम करते थे में कैल्शियम ज्यादा लीच होता है. तो वहां से ये पता चला कि जो मिल्क है उसका जो प्रोटीन है वो एसिडिक इन नेचर है. अब आपको मानो कि मैं एक गिलास कोई भी चीज का देती हूँ जिसके बीच में मैंने बोला कैल्शियम इतना है, बट ये एसिडिक बहुत है, तो अब कैल्शियम ही काउंट करते रहेंगे लेकिन उसकी एसिडिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा रेशा बनाता है. आज की डेट में रेशा से बड़ी बीमारी कोई नहीं है. फ्लेम को कंट्रोल करने का मतलब है, तो कोई भी पर्सन अगर ऑफ डेयरी होगा तो वो देखेगा कि उसकी फ्लेम ठीक हो जाएगी. अच्छा जी. ये मैं गारंटी देती हूँ. आई हैव बीन यूजिंग दिस. मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज तक के केसेस जो हैं वो दूध बंद करवा के ठीक करवाए हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि वीगनिज्म क्यों आया था, हाँ. तो उसका रीजन ये था दो. एक एथिकली आया था कि लोगों को ऐसा लगता था कि जो गाय का दूध है वो उसके बेबी को नहीं पीने दिया जा रहा, और उनको मैकेनिकली फैक्ट्री में एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के, जिसको हम हाइजीनिक बोलते हैं, वो एक्चुअली में पेस्चराइजेशन, एंटीबायोटिक्स देना, ये दिस इज हाइजीन है ना. प्रोसेसिंग आ जाती है उसके बीच में सारी. तो वहां पे जब ये वाली चीज को देखा गया तो एथिकली लोगों ने ये कहा कि हम मिल्क के बिना गुजारा कर सकते हैं, हम एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहते, जिसके बीच में कि लेदर को ना यूज करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं. इवन हनी को नहीं यूज किया जाता. तो उसके बीच में दूध, घी, मक्खन, मलाई, क्रीम,
सारी मिठाइयाँ, मतलब वॉट एवर यू टॉक, वो सारा कुछ ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंदा हेल्दी हो जाएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही सो बात है। एथिकली ये इस Reason पर्पज था। से बनाया गया था, बट फिर सेकंड आया था इसका हेल्थ रीजन। तो हेल्थ रीजन में ये था कि मीट इतना रिफाइंड और प्रोसेस्ड एंड फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है जो मार्केट में आता है, कि अगर कोई पर्सन वो मीट कंज्यूम कर रहा है तो उसका प्रोटीन उसको कितना जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनती जा रही है। और दूसरा ये कि डेयरी जो है वो हाईली इन्फ्लेमेटरी है, तो वो बॉडी के अंदर जो है वो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है वो सारी डेयरी से रिलेटेड अच्छा जी। सारी। सो कहने का मेरा ये मतलब है कि आया ये था वीगनिज्म का सिस्टम कि कोई भी चीज जो मार्केट में बनी है वो नहीं लेनी, आप घर पे बना लो दूध अगर आप पीना चाहते हो, जैसे आलमंड्स का, अच्छा, या आप पंपकिन्स का अपने शरदई और ठंडाई बनाई जाती थी वैसे। तो अगर बिना मिल्क के तो कोकोनट मिल्क बनाया जा सकता है। तो द पर्पस वाज कि यू आर मेकिंग समथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इट कैन नॉट बी एडल्टर्ड। सो आइडिया वाज दिस वीगनिज्म का व्हेन इट केम्स टू हेल्थ। वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि अब वीगनिज्म में बिकॉज लोगों ने डेयरी छोड़ दी तो अब उनको मॉक मीट अवेलेबल हो गया, अब उनको उसके बीच में पैक्ड आलमंड मिल्क्स आ गए। सो उसके बीच में भी प्रोसेसिंग और रिफाइंड अगर आ गई तो कहीं ना कहीं वो भी उतना ही डैमेजिंग है, हो सकता है ज्यादा ही डैमेजिंग निकले। जस्ट बिकॉज की डेयरी तो फिर भी यहाँ से था, यहाँ तो अब हम केमिकल्स ही लेने शुरू हो गए। सो देयर इज अ डिबेट वीगनिज्म के ऊपर, बट मैंने अपने 25 इयर्स के करियर में जितने भी केसेस, मतलब मेरी 98% सक्सेस रेशियो है अभी तक अपने क्लाइंट्स के बीच में। तो आप वीगन डाइट देते हैं? ये आई डू नॉट प्रमोट डेयरी, मैं डेयरी पीने ही नहीं देती। तो इट्स इजी फॉर अदर जो एक टी लवर हैं या फिर जिनको सुबह शाम चाय चाहिए। सो व्हेन आई कॉल इट लाइक अ लाइफस्टाइल प्रोग्राम, तो इसके बीच में हम सारी चीजों को बिल्कुल कट नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि आपको ये सूट करता है। देखिए देयर इज ऑलवेज अ रेशियो। जैसे अगर सपोजिंगली आप बोलें कि फिर ये कैसे होगा, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप डिजीज्ड हो और आप डिजीज को ठीक करना चाहते हो तो इसको ठीक करने के लिए ये ऐसे ही करना पड़ेगा, और जब वो ठीक हो जाती है तो फिर आपका रेशियो एक बन जाता है। मानो कि आज आपको 90% जो है वो ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, शुगर फ्री रहना पड़ता है, लेकिन कल को आप ठीक फील करते हो तो आप बीच बीच में ले भी लेते हो, लेकिन आप अपने घर का सिस्टम वैसा ही रखते हो। सो इट इज मोर लाइक अ लाइफस्टाइल थिंग वेयर आई do not ask people, I give them an experience of the life they could never think of. I mean कि एंटी एजिंग डाइट है, पीपल फील 10 years younger and then they feel the changes in their body. Really, it's fact, ma'am, like that what you are saying कि anti aging. Of course it is. What is aging? Aging means थकावट, aging means disease, aging means कि हाँ भी आपकी बॉडी के अंदर आपको मेडिसिन डिपेंडेंसी हो रही है, और ये सारा कुछ हम खत्म कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हो। ये 100% गारंटी है। तो इसमें आप ऑप्शंस देते हैं कि आप अगर चाय सुबह लेते हो तो रेदर यू प्रेफर टू ग्रीन टी या ब्लैक टी, ऐसे होता है कि अगर एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। जब हमने लाइफस्टाइल किसी का देखना होता है ना, तब मैं ये नहीं कर सकती कि अगर तो मुझे कोई ऐसी डिजीज दिख रही है कि उसका होगा ही नहीं कुछ कि मुझे बहुत स्ट्रिक्टली, फिर तो डाइट भी उतनी ही स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है जितनी रिक्वायर्ड है, तभी रिजल्ट्स दे पाएंगे। लोग सर्जरीज छोड़ के मेरे पास आते हैं तो मैं उनको सर्जरी कैसे उनकी खत्म करवा सकती हूँ, सिर्फ इसीलिए खत्म करवा पाती हूँ क्योंकि फिर स्ट्रिक्टली डाइट जो करनी है वो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे पास बच्चे भी हैं 6 साल के, 8 साल के, जिनके पेरेंट्स ने किया है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का टेस्ट डेवलप हो। वो चाहते हैं कि हेल्थ की एजुकेशन दो आप इनको, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। एक बच्चा जो हमेशा, आई थिंक कि हफ्ते में सैटरडे वाज देयर मैगी डे, so when he went last time to the vacation he said, Dr. Vinu, I'm going to eat Maggie after 6 months। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज कि मैंने उसको लॉजिकली कनेक्ट किया चीजों के साथ, मैंने उसको फोर्स नहीं किया
So I'm very good at it. When kids want to ask me question ki why not this, I give them the exact examples. Like for example, if somebody will say me कि okay, I want to eat pizza, तो I will say कि junk food होता है ना, तो वो बोलेंगे कि हाँ जी, मैं बोलती हूँ what is junk? Junk is something that you throw in trash. So if you are putting inside your body, is it a trash box? So बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट बच्चे इतने अच्छे लर्नर्स होते हैं. बड़े तो अभी फिर बैठे जज कर रहे होते हैं कि क्या बोल रही है, ऐसे वैसे. बच्चे तो सिर्फ बैठ के उनको आदत होती है टीचर्स को सुनने की. एंड आई एम अमेज्ड विद माय किड्स कि हाउ वेल दे आर डूइंग. कितना अच्छा कंट्रोल है. A boy, he brought candy on the birthday, उसको क्लास में मिली, and then he did not even give it to his helpers and maids and servants. कि मम्मा ये तो इनके लिए भी खराब है, obviously इनके लिए भी खराब है. So yeah, God has been kind. I've been blessed. It's a good blessing. I'm able to help ऐसे. तो definitely बहुत सारे आपको लॉजिक्स और वो करने पड़ते हैं तभी कनेक्ट करते हैं. एक मैम प्रॉब्लम आई है गट हेल्थ के ऊपर, अगर हम बात करें वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अगर हम वीगन्स को अप्रोच करते हैं तो वो भी इससे हम कुछ जैसे मैंने आपको बताया, सो व्हाट आई टोल्ड यू इज कि एनी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डेयरी, फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड, फ्रॉम रिफाइंड फूड्स, फ्रॉम शुगर and also from gluten. How we can मैम मतलब अपनी गट हेल्थ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? So first thing first is that कि गट हेल्थ को ही नहीं किसी ने समझा. नहीं समझा. What is that? मानो कि you eat something, हाँ, and उसका काम है कि वो आपकी बॉडी को एनर्जी देके जाए, और आप कुछ खाते हो और आप बोलते हो कि मुझे तो नींद आ गई. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है. तो मुझे बताइए कि नींद कब आएगी? जब थकेगी बॉडी. इसका मतलब आपने खाना दिया अपनी बॉडी को और वो थक गई. हाँ. और अगर वो थक गई तो उसको नींद आ रही है, बट हम सोचते हैं कि इट इज ओके, खाना खाते सीधे सो गए. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि फ्रूट खाइए, मुझे सो के दिखाइए. नहीं, आप कहते हैं कि खाली पेट हम रात को सो नहीं सकते. आपको पता है कि जो शेर है, अगर वो भूखा है, बहुत भूखा है, मीन्स उसने काफी देर से नहीं खाना खाया, वो उतना ही जबरदस्त शिकार कर सकता है क्योंकि उसका फोकस शार्प है. वो अच्छी जंप मार सकता है, उसमें स्ट्रेंथ इतनी है कि वो मार सकता है. अब वो खाना खा लेता है. खाना खाने के बाद वो केव में चला जाता है. अब हम जू में जाके पूछते हैं उनको कि हाँ ये आया नहीं, तो वो बोलते हैं अब जब भूख लगेगी तो आएगा, अभी खाना खाया है, हो सकता है 2 दिन लगे हजम करने के लिए, हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हाउ कैन यू नॉट थिंक अबाउट the food that you are eating and की एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा. So we eat food, हम बोलते हैं कब्ज की प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि तो कब्ज की प्रॉब्लम क्या है? मानो कि एक घिया की सब्जी आपने बनाई देसी घी की, और उसको आपने एक टिफिन के बीच में बंद करके रख दिया. अब 3 दिन के बाद आप उसको खोलोगे तो कैसा उसमें से आपको आएगा? So, सोचो कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है. आपके मुंह में से स्मेल आती है, पसीने में से स्मेल आती है, कोई भी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड वी डोंट कंसिडर इट कि हाँ मतलब कॉन्स्टिपेशन को फिर ठीक करना है तो लोग बोलेंगे कि सिगरेट पीता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन मेरी ठीक हो जाती है, या चाय लेती हूँ तो मेरे को आता है मोशन. सो वी आर सो अडेप्टिव टू अ सच अ बेसिक थिंग कि जब तक तुम्हें कल का खाया पचा नहीं, तुमने नेक्स्ट दाल कैसे लिया? बिल्कुल, है ना. आपने एग्जांपल कितनी अच्छी दी लाइन की कि 2 days आफ्टर ही वो वापस आएगा जब उसको नीड होगी, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. हम तो डालते जा रहे हैं. अब मेरे पास अगर बच्चे आते हैं, उनका फोकस चाहिए, उनको ब्रेन का जो है वो जब वो अपनी स्टडी करते हैं या यही चीजें करते हैं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि ईट लाइट फूड, तो स्लीपी कम फील करोगे. और आप उनको जंक फूड खिला के दिखा दो, उसी समय उनको नींद आ जाएगी. और फिर आप बोलोगे कि बच्चे को दिल का उसका खाना खिलाओ क्योंकि इसका तो एग्जाम है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या खाना है तूने बता, मैं तेरे को मंगवा के देती हूँ, तू पढ़. उसकी कैपेसिटी तुमने 50% रिड्यूस कर दी. वो फोकस कर ही नहीं पाएगा, मेमोराइज कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज की बॉडी इज ओवरलोडेड. वो थक गई,
है ना। एंड इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप कभी भी जब खाना खाते हैं तो आधे घंटे के बाद पल्स चेक कीजिए अपनी। अच्छा जी, तो आपकी उससे पल्स तेज हो जाती है। जितना आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना फूड जो है वो मुश्किल है, उतनी आपकी पल्स तेज हो जाती है। पल्स कब तेज होती है? जब हम रनिंग करते हैं हाँ जी, या हम बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं। तो बिल्कुल आप इमेजिन करके देखिए कि आपने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करवा रहे हो आप। और अगर आपकी बॉडी आपका खाना खा के थक रही है, तो इसलिए आई ऑलवेज सी कि आज की डेट में कोई भी बंदा अंडर ईटिंग से नहीं मरेगा, वो ओवर ईटिंग से ही मरेगा। माय गुडनेस, यू आर राइट जी हियर। जी बहुत अच्छी डीप बात बोली है, पर हम फोकस, वी आर नॉट अवेयर। फोकस तो बहुत दूर की बात है कि मोस्टली ऑडियंस इज नॉट अवेयर अबाउट माय ऑल। पर्पस इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। मुझे ये लगता है कि समथिंग दैट यू नीड टू नो इज द वेरी बेसिक। एक बच्चा जब जन्म लेता है से लेके जब तक उसकी डेथ होती है, वो फूड ही खा रहा है और उसको यही नहीं पता कि ये फूड मैं कौन सा खाऊं, कैसे खाऊं, और अगर मैं खा रहा हूं तो ये मेरी बॉडी के लिए क्या काम कर रहा है। नहीं वो पता। फूड को तो ये सोचता है कि ये टेस्ट के लिए खाना है, और वो ये सोचता ही नहीं कि इससे एनर्जी मिल रही है। आप इमेजिन करके देखो, सच अ कॉमन सेंसिकल थिंग बट इट इज मिसिंग। वी कैन टेक काढ़ा, वी कैन टेक व्हाटएवर, मतलब सुपर फूड्स व्हाटएवर, बट विद द बेसिक फूड्स वी डोंट सी कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है या एनर्जी ले रहा है। अगर हम बात करते हैं मैम वीट की ना, वीट पे अगर हम बात करें तो आजकल तो सब डाइटिशियंस भी यही बोल रहे हैं कि अवॉइड द वीट, इससे बेटर है कि आप आई एम ग्लैड, क्योंकि जब मैंने आज से 20 इयर्स पहले ये शुरू किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिसर्च टीम के साथ वर्ल्ड की एसोसिएटेड थी, तो आई केम टू नो कि ग्लूटेन जो है वो खराब हो रही है। इसके कारण पहले ग्लूटेन खराब हुई और वो ग्लूटेन खाने के कारण गट खराब हो गई। अगर गट की लाइनिंग ही खराब हो गई तो अब हम क्या वेट करते हैं कि पहले मैं टेस्ट करवाऊंगी, ग्लूटेन एलर्जी निकला। अब मेरे पास अगर कोई ग्लूटेन एलर्जी का केस आया, तो एक ऐसा केस था जिसको कि 16 to 30 मोशंस उस बच्चे को आते थे, और मैंने उनका केस ट्रीट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। द फर्स्ट क्वेश्चन जब उनका कोर्स ओवर हुआ तो वाज लाइक कि अब ये कुरकुरे खा सकेगी ना। So what I always say कि if you have a gluten allergy, it is good. आपके लिए ये अच्छा है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है, आप खा नहीं पाओगे बिल्कुल, क्योंकि ग्लूटेन के अलावा ऑप्शंस देखो। लेकिन सैड बात ये है कि अगर ग्लूटेन की ऑप्शंस भी वो देखते हैं तो वो ग्लूटेन फ्री आटा ढूंढते हैं। अब ग्लूटेन फ्री आटा, सो एक तो हो गया सीलिएक डिजीज, एक तो एलर्जी हो गई जिसके बीच में कि अगर वो खाएंगे तो उनको रैश हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, पेन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो बिल्कुल अलग चीज है। हम एक कॉमन बंदे की बात कर रहे हैं जिसको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है। लेकिन वो जब भी ग्लूटेन खाता है तो उसको लेजीनेस आती है, उसको ब्लोटिंग फील होती है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब अगर वो पर्सन अपनी ग्लूटेन कम कर देगा तो उसकी बॉडी का लोड वो कितना कम कर रहा है। सो ग्लूटेन फ्री वॉज कंसिडर्ड अ फैड एट द टाइम जब मैं लोगों को बता रही थी कि अगर हम ग्लूटेन की बजाय ग्रेन्स को रोटेट करने लग पड़े, फिर चाहे सारे, अब मिलेट्स आते ही 7 टाइप के हैं, इसीलिए मिलेट्स को हम अच्छा कहते हैं क्योंकि वो 7 टाइप के हैं। नहीं मैम, जैसे कि अक्सर डाइटिशियंस यही बोलते हैं कि हमें मिक्स आटा खाना चाहिए। इज इट मिथ कि हमें मिक्स आटा खाना चाहिए या फिर वन डे जवार नेक्स्ट डे कुछ और? को भी, हर किसी का अपना एक स्टडी है, हर किसी का अपना एक पैटर्न है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज अ डॉक्टर इन गट हेल्थ एक्सपर्ट इन फूड, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीप एवरीथिंग इन रोटेशन। कोई भी चीज को पकड़ो मत। आलमंड मिल्क पिए तो आलमंड के ही पीछे पड़ गए, फिक्स वो फिर चाहे जैसे ही ले लो। अगर कोकोनट पिए तो कोकोनट के ही पीछे पड़ गए। तो आई ऑलवेज से कि सो मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स एंड नट्स, सो मेनी टाइप ऑफ फ्रूट, सो मेनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सो वी कैन कीप रोटेटिंग। पर्टिकुलर फॉर दैट भी मैंने यही लेना है। नो, दे शुड बी। पता क्यों खाते हैं लोग मल्टीग्रेन? क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बस इसका पंगा खत्म हो, एक कोई आटा दस दो,
वो पिया होवे easy to approach, so what yeah. I mean to say is कि this is not something that we are telling you कि this is because कि we want to least pay attention towards. मैं बोलती हूँ कि तुम अपनी मेड्स रखी हुई हैं तुमने, तुम उनको जार साफ करने को बोलते हो, ये साफ करने को बोलते हो, उनको स्प्राउट्स बोलो करें, उनको बोलो माइक्रो ग्रीन्स उगाएं, साथ में तो उनको तुम एम्पावर कर रहे हो कि वो अपने पेरेंट्स को भी बताएं, उनके पेरेंट्स के भी अनीमिया खत्म हो और इतना कुछ हो. मतलब इतनी सी चीज में एक ग्रीन जूस की पावर है माइक्रो ग्रीन्स में. और आप इमेजिन करो कि हम घर पे उगाते ही नहीं, हर चीज हम सोचते हैं कि अवेलेबल होगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. सो आई थिंक इट इज बिकॉज कि वी वांट फूड लाइक कि ये तो लास्ट में सोचेंगे इसका, जो मिलेगा खा लेंगे, और जिथे मिलेगा उथे खा लेंगे. सो आई थिंक कि it's the attitude, lack of awareness. People don't even know that the food is the only thing. I always give this example कि एक आप सिप लगाते हो है ना, और एक आप जो है वो स्टॉक्स में करते हो है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि 15 साल के बाद मेरे को 5 करोड़ मिल जाएगा. आप इमेजिन करके देखो कि 15 साल में आप उस 5 करोड़ का क्या करने वाले हो. सही बात है. I mean 15 years right from here, what do you expect yourself to be? So ये तो हो ही नहीं ना सकता कि आप खाने पे अटेंशन ना करो. ये तो कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए इसके ऊपर. आज नहीं हुई तो काफी इसका लॉस होता है. अगर हम मैम एक हाइड्रेट ना, बड़ा कॉमन है कि हाइड्रेट योर बॉडी, तो उसमें बोला जाता है कि 8 to 10 ग्लास वाटर आपको पीना चाहिए. तो क्या पानी पीने से we can hydrate our body? It's myth. So that's why I call it like a lazy gut problem nowadays. मैं ये बोलती हूँ कि because कि हम जमीन पे नहीं बैठ रहे, चौंकड़ी मार के नहीं बैठ रहे, because कि हम जमीन से उठा कोई चीज नहीं रहे, और हमारी सारी सेटिंग्स ऊपर हो गई, उसके कारण हमारा जो कोलन है, जो हमारा आगे स्क्वीज रिलीज होता रहता था, जब आप नीचे बैठते हो, ऊपर होते हो, स्क्वाटिंग करते हो, तो आपका कॉलन एक्टिव रहता है. अब आपका कॉलन लेजी है. क्यों लेजी है? बिकॉज कि आपकी सारी अपर सिटिंग है, सारी की सारी, और आपका जो लाइफस्टाइल है उसके बीच में आप अगर कोई झुक के चीजें कितनी बार उठाते हो मुझे नहीं पता, तो हम सारी चीजें कंफर्टेबल बनाते थे. पंखे का रिमोट ले रहे हैं, लाइटों का रिमोट ले रहे हैं. आप इमेजिन करके देखो कि बॉडी की मूवमेंट को हम कितना नेग्लिजिबल कर रहे हैं. फिर डेफिनेटली 2 घंटे जिम जाते हैं, बट 2 घंटे जिम जाने वाला बंदा कभी भी हेल्थी नहीं हो सकता एज कंपेयर टू वो बंदा जो सारा दिन एक्टिव रहता है. क्योंकि आपकी बॉडी, आप बोन्स और मसल्स के लिए नहीं आप वर्कआउट कर रहे हैं. अगर आप हार्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हो, तो जैसे ही आपने खाना खाया, अगर आप शुगर के लिए काम कर रहे हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उल्टा करो. आप बोलते हो कि सारा काम हो गया, नाउ आई विल सिट एंड ईट. It should be exactly the opposite. Let me eat and now I will do the whole work which is left. वो खाना हजम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा. आप खाना खा के सो नहीं सकते आज की डेट में. और भूख लगने पे खाना खाना और उसके बाद भी खाने को पचाना, ये 2 एक्ट करने पड़ेंगे. एक एक्ट से नहीं चलेगा कभी भी कुछ. अगर आपने बे टाइम भूख तो नहीं लगी, खाना खा लिया और आपको मैं चल चल के पचा लूंगा, बहुत कम चांसेस है. भूख भी लगनी चाहिए, तभी आप खाना खा सकते हो. तो हाइड्रेशन जो है वो हमारी बॉडी में हमारे कॉलन को जो है वो एक्टिव रखने के लिए जरूरी है. लेकिन अगर आप पानी पी रहे हैं और वो आपका यूरिन में ही निकलता जा रहा है, सो यू आर ड्रिंकिंग वाटर बट देन यू गो एंड पी. So it is not absorbing only inside your body. So there are many ways जिससे आप हाइड्रेशन अप कर सकते हैं. हमारा तो पूरा मेरा ट्रीटमेंट ही हाइड्रेशन पे. सो मेरे जितने भी क्लाइंट्स को पूछोगे, जब वो बोलेंगे कि हम डॉक्टर वीनू को ये पूछेंगे, वो कहेंगे डिहाइड्रेशन है तेरे को. तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सो देयर इज अ वेरी वेल नोन डॉक्टर जो कि डायबिटीज पे बोलती हैं. सो शी सेड कि एवरी डे वी आर कुकिंग आवरसेल्व्स. तो वो बोलती है कि एक कार्टिलेज एक बच्चे का देखो आप और एक डेड बंदे का देखो, तो वो वाइट होता है और वो ब्राउन हो जाता है पूरा का पूरा. सो आवर बॉडी इज मेंट टू बी स्पॉन्जी.
लेकिन जैसे जैसे वो स्पॉन्ज कम होता जाता है, हमारी बॉडी जो है वो फाइब्रोसिस उसमें होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स व्हाई हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट कि पानी पिया और बॉडी के अंदर से पानी, बट अबाउट द वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द आरओ वाटर, जिसके बीच में कि कोई मिनरल और वो नहीं है, तो पानी जो है वो ऐसे ही चला जाता है. सो द फर्स्ट टेक्निक इज ईट योर वाटर. ईट योर वाटर का मतलब है जस्ट लाइक यूर ईटिंग एंड गिविंग टाइम टू ईट, यू सिट डाउन एंड ईट. सो जब आप पानी भी पीते हो तो यू शुड बी सिटिंग डाउन एंड यू शुड ऑल्सो ड्रिंक इट सो स्लोली कि आपकी बॉडी यहाँ से ही डाइजेस्ट करती हुई, एब्जॉर्ब करती हुई लेके जाए, नॉट दैट कि गल्प किया और उसको पूरा का पूरा ले लिया. Second, you can add lots of infused herbs, या जैसे कि आप alkaline water like that. alkaline water. So कोई भी फ्रूट अगर आप उसके बीच में ऐड कर देते हो, इन्फ्यूज कर देते हो. फ्रूट और मैम मेरे को तो इतना ही पता है कि खीरा या फिर लाइक इस you can add खीरा and all, which but which fruit we can. So always use the seasonal ones. जो भी सीजन में है, अगर कुछ ना समझ आए तो नींबू डाल लो. अच्छा. और अदरवाइज आपके सीजन में जो भी चीज है, अगर आपके सीजन में ऑरेंजेस हैं तो ऑरेंजेस डाल लो, पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल डाल लो. जूसी फ्रूट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है फॉर दैट. जूसी टेस्ट के लिए. और अगर हम अच्छा. बात करें कि मिनरल्स और विटामिन की, तो फिर तो अगर आप एक स्लाइस ऑरेंज का भी डाल देते हो तो वाटर एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर. बिकॉज हियर व्हेन वी इन्फ्यूज द वाटर विद फ्रूट्स, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग विटामिन्स आउट ऑफ fruit, but we want the water to get absorbed inside our body. Now that your water contains vitamin and all, your body will start picking them up. और मैम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, अगर हम बोले कि B12, अगर मैं भी अपनी रिपोर्ट कराऊं या हम किसी की भी करवाएं तो डेफिशिएंसी है जिनको तो B12 की, तो क्या सिम्टम्स, इसके कुछ सिम्टम्स होंगे कि B12 की डेफिशिएंसी के, और हाउ वी कैन ओवर, इसको कैसे कर सकते हैं विद द डेली रूटीन जो हमारी डाइट है इससे. Yeah, B12 is something which is found mostly in non-vegetarian meals. अच्छा जी. हाँ जी, वेजिटेरियन मील्स में B12 नहीं मिलता है until and unless कोई ऑर्गेनिक गाजर अगर कोई जमीन पे लगी हुई है, आप उसको हल्का सा तोड़ के जैसे अगर आप वॉश करके खा लेते हो तो उसके बीच में आता है. तो विटामिन बी शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन इसके बीच में भी देयर इज अ रेंज. जैसे अगर मानो कि आपका लिखा है कि 200-300 से लेके 900 तक की रेंज होनी चाहिए. सो व्हेन वी स्टडी विटामिन्स, वी आल्सो स्टडी in the similar manner as we study the diseases. So we just look at ki okay, it is within the range, it is okay, but a vitamin has to be at a certain level to perform efficiently. If you have memory loss, if you have brain fog, if you have like weakness, if you have fatigue, if you have digestion issues, ये सारे विटामिन बी से रिलेटेड है. So these are symptoms. एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ विटामिन बी से रिलेटेड है. और विटामिन बी आपका 700 to 800 अगर होगा, फिर आपको ये सिम्टम्स खत्म करेगा. ये अगर ये 200 to 300 है तो इट इज देयर, बट वो फंक्शन कोई नहीं कर रहा आपकी बॉडी के अंदर. तो विटामिन बी शुड बी सप्लीमेंटेड. नहीं तो हमारे पास जैसे कि न्यूट्रिशनल यीस्ट आती है, वो जैसे फोर्टिफाइड होती है विटामिन बी के साथ, kombucha में होता है विटामिन बी. मिट्टी के बर्तनों में अगर हम डाल के कोई चीज बना के खा रहे हैं तो उसमें वो तो आजकल ट्रेंडिंग इन, आई थिंक मैम, लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे कि मिट्टी के बर्तन यूज किए जाएं. तो इसके बेनिफिट्स होते हैं मिट्टी के बर्तन में. एंड कि हमें कुक करना चाहिए कि जस्ट खाना बनाने के बाद मिट्टी के बर्तन में अगर हम डाल के भी रख दें एंड सर्व करें, वो भी उतना ही नहीं, उसको कुक करना पड़ेगा. हाँ जी. तभी वो अपने रिजल्ट अच्छे देगा. जी. सो आई एम नॉट वेरी क्लियर विद द कुकिंग टेक्निक्स. मुझे कुकिंग टेक्निक्स इसलिए नहीं समझ में आती हैं क्योंकि उससे पहले ही था सब न्यूट्रिशन का पार्ट.
क्या होनी कुकिंग के चाहिए? बाद तो वो डाइजेस्टेबल हो जाता है हमारे लिए ज्यादा। बिल्कुल। जैसे हम हमारी कुकिंग टेक्निक बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि ये थोड़ा डाइजेस्टेबल हो जाए, तो न्यूट्रिशन पार्ट तो उससे पहले वाले उसमें ही था सारा का सारा। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन जो आजकल रेसिपी है जो प्रोबायोटिक की चल रही है, जिसके बीच में कि आप राइस ले लेते हैं, कुक्ड राइस या सामक राइस। मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपने वो लिए और आपने कुक्ड उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल के रात भर उसमें पानी डाल के रख दिया। अच्छा जी। मिलेट्स भी ऐसे कर सकते हैं कि मिलेट्स बॉईल किए हुए आपके पास पड़े हैं, आपने उसको लिया और आपने एक मिट्टी के बर्तन में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया। ओवरनाइट उसको हल्का सा फर्मेंट हो लेने दो और सुबह उठ के उसमें कोई भी एक फ्रूट ऐड करके काट के आप उसको खा सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी खाया जा सकता है। बट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज। तो व्हाट्स द For your रिजल्ट gut. ऑफ फॉर दिस? अगर आप ये रेसिपी मैं फॉलो करती हूँ तो इट्स गुड फॉर माय गट हेल्थ और फॉर जब हम गट हेल्थ करते हैं तो एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन तीनों चीजें ठीक करेगी। इस रेसिपी से होंगी। तो ये हमें फॉर लॉन्ग टाइम रखनी चाहिए कि वीक में 2 to 3 टाइम्स इट्स इनफ फॉर अस? सब डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप चलते फिरते कितना हो, आप बाहर से पिज्जा तो नहीं खाई जा रहे साथ में। आई मीन सारी अच्छा चीजें जी। मैटर करती हैं, लेकिन जब आप कोई एक चीज अच्छी ऐड करते हो तो बॉडी आपको जहाँ पे भी आप हो उससे तो अच्छा ही रिजल्ट देगी। बिकॉज ओवरऑल तो हमको सारा कुछ ही देखना होता है, कोई भी एक नुस्खा ना आपको नुकसान करके जा सकता है ना ही आपको बहुत फायदा फायदा करके देगा, जा सकता है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि ये 1 टीस्पून ऑफ ये खाइए आप और इससे 7 किलो वजन कम होगा, देन इट इज अ डेंजरस थिंग। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं है, possibility ये नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। इट्स अ मिथ ना, वी कैन से। मैम सेम एज इट इज, अगर ये भी बड़ा सुनने में आता है कि आप सुबह उठने से पहले लहसुन की कलियां खाओ तो उससे कहीं ना कहीं हार्ट डिसीजेस कम होने के चांसेस हैं। तो ये मिथ है कि इसका कोई रिजल्ट आता है कि अगर डेली रूटीन में, या फिर मेथी के दाने खाओ जी? हर चीज का रिजल्ट आता है जी, हर चीज का रिजल्ट आता है, लेकिन आप किसी की गाइडेंस में करो जो भी चीज कर रहे हो। डोंट डू इट बिकॉज मतलब आपको सुना ऐसा लग वीडियो रहा है। में और हाँ, कर दिया। क्योंकि अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, वो लहसुन खाएगा तो उसकी एसिडिटी तो बहुत ही बढ़ अपसेट हो जाएगी। जाएगी। हाँ जी, अगर कोई मेथी दाने का पानी पी रहा है और अगर उसको खांसी है तो उसको बहुत ज्यादा खांसी शुरू हो जाएगी, उसको ड्राई कफ रहना शुरू हो जाएगा। सो कहने का मेरा मतलब है कि हर एक चीज में पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसकी स्टडी करनी पड़ती है, मौसम देखना पड़ता है और फिर उसका दिनचर्या कैसा है। दैट मीन्स कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। अगर किसी के लाइफस्टाइल में मुझे पता है कि ये सुबह ही बैठ जाएंगे ऑफिस में, फिर मुझे उसी टाइप का खाना उनको देना है। और अगर मुझे कोई पता है कि ये सारा दिन एक्टिव रहता है, इसकी फील्ड विजिट की जॉब है, फिर उसका बिल्कुल अलग टाइप का खाना है। अच्छा, वेरी करता है ये चीज भी? डेफिनेटली वेरी करता है, डेफिनेटली वेरी करता है, क्योंकि हमें 2 टाइप का खाना होता है। एक स्लो डाइजेस्टिंग खाना होता है, एक क्विक डाइजेस्टिंग खाना होता है। स्लो डाइजेस्टिंग खाने हम देते हैं बच्चों को, ताकि वो थोड़ी देर खेलने भी, करें भी, पर उनका पेट भरा रहे। अच्छा जी। और जो फास्ट डाइजेस्टिंग खाने हैं वो हम देते हैं जो ज्यादा बैठने का काम होता है जिनका। एक मैंने आपकी अप्रोच आपकी प्रोफाइल में पढ़ी, हैंड होल्डिंग अप्रोच। मैम जी, हाउ यू गोना डिस्क्राइब इट कि व्हाट इज दिस, कि हैंड होल्डिंग अप्रोच है क्या एक्चुअल में? हैंड होल्डिंग अप्रोच ये होती है कि इट इज वेरी इजी फॉर मी टू टेल यू कि आप करेला खाओ। मेरे लिए तो बहुत इजी है आपको बताना, कहना। हाँ। लेकिन जब आप उसको खाते हो तो आपको वो पसंद नहीं आया और आपके दिमाग में आता है कि मैं क्यों खाऊं, और फिर आपको लगता है कि ये तो मैं खा नहीं सकता, तो मैं और क्या करूं। तो हैंड होल्डिंग का मतलब ये होता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी गुड फॉर यू बट यू माइट नॉट लाइक इट, बट देन इफ आई एम देयर देन आई विल मेक यू गो थ्रू दैट, बट आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे स्विच ओवर कर करके टेस्ट डेवलप कर थोड़ा थोड़ा कुछ करूंगी, जिससे कि सो देयर आर मेनी थिंग्स। जैसे मैं बोलती हूँ कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड शुगर, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रेन योर बॉडी फॉर बिटर्स। तो आप सुख के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के बजाय दुख के लिए प्रिपेयर करो, तो सुख जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन दुख की तैयारी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप ये सोचो कि मैं चीनी नहीं खा रहा, चीनी नहीं खा रहा, और मेरे को लेकिन शुगर नहीं अगर होगी। आपको बिटर्स अच्छे लगते हैं खाने, तो मेरा काम ये है कि अगर मेरे पास 6 साल का या 8 साल का भी बच्चा आ रहा है
तो मैं बिटर्स उनको खिलाना सिखाती हूँ ताकि उनका ऑटोमेटिकली Used to चीनी हो जाए। उनको बहुत ज्यादा पसंद ना आए। द आइडिया इज कि पिज्जा खा रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, बट वो उस पे हॉग नहीं कर रहे और वो वेट नहीं कर रहे कि ये मेरा खत्म हो तो मैं ये खाऊं। द आइडिया इज कि चीनी वाली चीज खा ली और अब उनको लग रहा है कि ये बहुत चीनी है, मैं नहीं खा सकता। सो द आइडिया इज टू ब्रिंग देम देयर टू एन एक्सपीरियंस वेयर दे फाइंड एवरीथिंग क्लीन ईटिंग वेरी इजी एंड वेरी हेल्थी। तो सो दैट्स व्हाई आई डू द हैंड होल्डिंग। छोटे बच्चों को तो बहुत मुश्किल है मैम कि आप बिटर थी से इंट्रोड्यूस करवाना, तो क्या ट्रिक रहता है? किसी भी चीज, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है मैम, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर आप आज देखेंगे कि एक 6 साल का बच्चा जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा है और एक 6 साल का बच्चा है, उसकी मम्मा पापा भूली जा रहे हैं, ये अभी सीखेगा, इसने किया नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि इट इज ऑल अपॉन यू। कई अपने 10 साल के बच्चों को बुक्स लिखाना सिखा देते हैं और उनकी बुक्स भी पब्लिश हो रही होती हैं, और दूसरा बंदा अभी रीडिंग में ही लगा हुआ है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक स्नेक का पॉइजन भी अगर रोज ट्रेन कर दिया जाए किसी को खाना, तो वो स्नेक का पॉइजन भी खा सकता है। बॉडी की अडेप्टेबिलिटी इतनी रिमार्केबल है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें आप मेरे से बात कर रहे हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी का अगर आप एक्सपीरियंशियल वो पढ़ो तो लोग 100 दिन बर्फ में भूखे रह के भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। सो कहने का इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई आई से आई एम हैंड होल्डिंग, taking you through that experience, and now that you've tasted that experience, you know कि it can be done. तो that's my USP. मैं ये बोलती हूँ कि it is not कि हम कर नहीं सकते, it is कि आपने करके नहीं देखा और मैं आपको एक बार करवा के दिखा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। हमारी बॉडी जो है ना, ये साइंस है और पैटर्न्स है। कैसे? तो पैटर्न हो गया कि मैं चाय पीऊंगा तो मुझे मोशन आएगा, है ना। साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी गट लेजी है। तो एक मुझे फाइट करना पड़ता है कि मैं उनके पैटर्न्स में उनको बताऊं कि आप ये मत करो। तो मैं उसके बहुत सारे, जैसे मैं बोल देती हूँ कि आपने ड्राई ब्रशिंग करनी है, कोकोनट ऑयल पुलिंग करनी है। जब ध्यान इन चीज़ों की तरफ चला जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप अपनी पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। तो एक तो हम ये चीज़ करते हैं। दूसरा ये कि हम आपके कॉलन को एक्टिव कर रहे हैं, हम आपको स्मूदीज दे रहे हैं, या हमको रॉ फूड आपको दे रहे हैं, या हम आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा करवा दिए, हमने आपका प्रोसेस्ड फूड कम करवा दिया। तो अब एक्टिव वो भी हो गया, हमारा कॉलन भी एक्टिव हो गया, और दूसरा हमने आपके पैटर्न को ब्रेक करने के ऊपर भी काम किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जो कॉलन एक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो विद डाइट ही रहेगा कि हम एक्सरसाइज से भी उसको, मैंने आपको बताया 360 डिग्री अप्रोच। आप ब्रीद भी कर रहे हो तो आप अपने कॉलन को एक्टिव कर सकते हो। कपालभाति का मतलब है कि आप कॉलन एक्टिव कर रहे हो। जो मंडोकासन है, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी, तो आप सूर्य नमस्कार है, ये भी कॉलन को बोलते हैं कि आपको ये ऐड ऑन होता है आपकी डाइट में कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। मुझे हीलिंग का जो भी प्रोसेस लगता है कि इनके काम आएगा, मैं वो प्रोसेस उनको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने कोई भी हीलिंग का ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कहीं पे हो रहा हो तो मुझे ऐसे लगे कि ये तो बकवास है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई दुनिया में कहीं कुछ प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका कुछ अंश तो फायदा हो गए। एंड इंडिविजुअल सारे डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी को कुछ अलग चाहिए होता है। तो इसलिए व्हेन आई सी माय क्लाइंट, आई सी कि इनकी इसमें कौन सी चीज डेवलप हो सकती है। मैं एक बताती हूँ, उनको लगता है ये नहीं तो मैं और बताती हूँ, बोलते हैं ये नहीं तो मैं 200 बताती हूँ। ये फर्क होता है। आजकल ये हीलिंग की अगर बात करें तो आइस ब्रीदिंग बड़ा कॉमन हो रहा है। मैंने बड़ी वीडियोस देखी मैम कि लोगों के एक्सपीरियंस, तो क्या इट्स गुड फॉर हर हेल्थ और नहीं कि बहुत ही अच्छी साइंस पे ये बेस्ड है। क्या साइंस? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो आर्टरीज और वेन्स में होती है, जिसके बीच में कि वो भी मस्कुलर होती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं। बिल्कुल। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर अचानक से जो कैपिलरीज हैं वो सारी शॉक में चलेगी।
तो जितनी हम इसकी इलास्टिसिटी को बना सकते हैं उतना अच्छा है। तो अगर कोई हॉट कोल्ड शावर्स लेता है, पहले गर्म का लेता है, फिर ठंडे का लेता है, फिर गर्म का लेता है, फिर ठंडे का, ये भी एक टेक्निक है जिसके बीच में हम कहते हैं कि आपकी आर्टरीज को हम अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी पहले उसको अडेप्ट करती है, फिर उसको अडेप्ट करती है। तो उससे हम बॉडी की एक रिहर्सल्स करवा रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। बट ऑल्सो फॉर द नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल को लो करता है, तो ये हमारी बॉडी में cortisol for adrenaline depression, rush. it's reduce the depression or extend cortisol. What is depression? Depression is a very vague term. Depression is a very vague term. I would say कि हम सब के अगर मूवमेंट लैग कर जाती है तो हमारी बॉडी के बीच में हैप्पी हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वहाँ पेल्विस है, और पेल्विस से बेली तक हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं सारे के सारे। तो जो भी बंदा ज्यादा देर के लिए बैठ गया, उसकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स कम हो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यस, तो कॉर्टिसोल तो सबका ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो रात को सो नहीं रहे, तो जो उनको रात को स्लीप में जो उनको हैप्पी हार्मोन्स मिलने थे वो भी नहीं मिल रहे। अब जैसे स्लीप जो है ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर आप स्लीप के बीच में डीप स्लीप नहीं करते तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये भी जरूरी है डीप स्लीप। तो इट इज नॉट अबाउट कि आपको कितने घंटे की स्लीप आती है। 8 घंटे की स्लीप में हम मानते हैं कि डीप स्लीप आएगी ही, क्योंकि आप 8 घंटे सोइए। बट लोग ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन बहुत अच्छी करते हैं और वो 2-3 घंटे में या 4 घंटे में भी अपनी ये एक्टिव स्लीप कर लेते हैं। आज तो मतलब साइंस इस लेवल तक पहुंची हुई है। तो स्लीप का भी अपना ही पैटर्न है कॉलन की एक्टिविटी के बीच में। तो ये जो आइस बेदिंग है सारी की सारी, ये हमारी बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके शॉक में ले जाके फिर दोबारा ये हमारी बॉडी को रिजर्वनेट करती है, जिससे कि वी आर रिहर्सिंग कि हाँ अगर हमारी बॉडी को भगवान ना करे शॉक्स मिले तो हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो। ये रीजंस रहता है। तो इट्स मतलब ये सबके लिए सुटेबल होगी कि तो बॉडी टू बॉडी ये भी वेरी कर सकती है? हर चीज जो होती है उसकी एक साइंस होती है। बेसिकली आइस बाथ्स के साथ ब्रीदिंग के लिए, ब्रेथ वर्क के लिए ये आइस बाथ्स होते हैं सारे के सारे उन एरियाज में जहाँ पे लेक्स फ्रोजन होती हैं सारी की सारी। वहां पे लेके जाया जाता है लोगों को और फिर वहां पे जाके वो लोगों को 3 दिन तक ब्रेथ वर्क करवाया जाता है वहां पे। हाँ जी, क्योंकि वो ब्रीदिंग से ही वो सरवाइव कर पाएंगे उसको, नहीं तो नहीं। ये जो हमारे यहाँ पे आइस बेदिंग हो रही है, इट इज लाइक अ जैसे कि टेस्ट ऑफ व्हाट हाउ बॉडी कैन फील गुड। इट इज लाइक अ टेस्ट, बट देयर इज अ प्रॉपर रिट्रीट्स गोइंग ऑन। विम होफ बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, उनकी ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, जिसमें कि वो ये बोलते हैं कि फिर आप आइस में बैठे रहो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी इतनी फास्ट हो जाएगी। सो ये आया तो वहां से है ये सारा का। बट मॉडिफिकेशंस तो होती रहती है, तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। नहीं, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, दिस इज लाइक अ टेस्टिंग ऑफ समथिंग लाइक दिस। आई वुड नॉट से ये थेरेपी नहीं है। ये थेरेपी इज समथिंग जहाँ पे आप एक पूरा का पूरा टाइम लगाते हो किसी चीज के ऊपर और फिर वो थेरेपी लेके निकलते हो। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट मॉडर्नाइज्ड टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ something that you are not able to do but still you have a taste of it. It is good. मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है ये बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि एटलीस्ट यू आर नॉट जस्ट गोइंग ऑन ब्रंचेस ईटिंग and drinking and smoking and it is much better. You are running, you're doing ice plunge. I like it better. Ma'am, if we will talk about ki what's the difference between eating healthy or eating healing? Is there difference? Acha, so you mean to say what is the difference between eating healthy but healing while you eat? Yeah. So using food as medicine. तो food को medicine की तरह use करना ही चाहिए, बिकॉज की एनर्जी अगर फूड दे रहा है तो फिर सप्लीमेंट्स भी तो एनर्जी देते हैं ना। तो अगर आप ये सोचो कि एंटीबायोटिक्स की तरह गार्लिक, जिंजर, हल्दी, पेपर, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं हमारी बॉडी के लिए, है ना। अगर आप बोलो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, तो हनी इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, पेन किलर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ये बोलो कि तो
सप्लीमेंटेशन में जैसे कि गोजीबेरीज आ जाती हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज आ जाती हैं, जैसे कि एवोकाडो आ जाता है, प्रोटीन शेक्स की बजाय हम क्या लेना चाहें। तो व्हेन यू नो कि ये फूड्स की ये क्वालिटीज हैं और इनको इस तरह से यूज किया जाना चाहिए, सो द सेम फूड वर्क्स एज हीलिंग, है ना, इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। बट अगर मेरे घर पे मेरे बेटे को बुखार होता है, अगर 104 बुखार भी उसको होता है, तो मैं उसको नारियल के पानी का व्रत रखवा देती हूँ। मीन्स सो कैसे? फास्टिंग इज ऑल्सो हीलिंग। अच्छा जी। या सो व्हेन यू अलाउ योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को कुछ नहीं देते, तो आपकी बॉडी आपके गंद को खाना शुरू कर देती है। अब आपकी बॉडी का गंद क्या है? वट एवर इज देयर इन एक्सेस, इट कैन बी यूरिक एसिड, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी वट एवर। तो हम इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। तो ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि आपके बाहर से जो बैक्टीरिया आया, उसको भी आपकी बॉडी में एक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। सो इफ यू डोंट गिव दैट एनवायरनमेंट, if you eat fruits, like you don't like healthy, even your bacteria don't like healthy. So if you're giving something healthy, they will die. They will say, I want to come out. So all my clients, instead of going for antibiotics directly, they choose to keep fasting as per जो भी उनको suggested होता है कि आप ये ले लो, but आप fasting करो and 99% they get cured. Fasting is enough. Sorry? one month में 1 day fasting is enough, और 1 week में 1 day fasting किसके लिए, किस खुद के लिए? से? और जैसे नॉर्मली आई एम हेल्दी पर्सन ना, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरा सब कुछ सही है, कि मुझे फास्टिंग आई वांट टू डू, कि आपने मेरे को अभी बताया कि फास्टिंग से बॉडी खुद को रिकवर करती है ना। एक और बात बताती हूँ आपको मैं, जैसे कहते हैं ना कि तो मेरे एक पेशेंट थे, उनको मैंने बोला कि वो कहते मुझे समझ आ गई कि डॉक्टर वीनू आप कैसे ठीक करते हो। मैंने बोला कैसे? वो कहते कि अब मेरे हिस्से का अनाज है, मैं खाऊंगा तो मरूंगा, और कहते आपने मुझे अनाज खाने नहीं देना। तो कहते अपने आप लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है। जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं। मैं एक इसमें धारणा रखती हूँ, मैं डिटॉक्स को त्याग मानती हूँ। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर मैंने आज नमक नहीं खाया तो वो किसी के हिस्से आएगा, तो मैंने यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट किया, बट वो मुझे कितना फायदा करेगा। सो मैं बोलती हूँ लेट मंडे बी अ डिटॉक्स। क्यों? क्योंकि हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी कहीं ना कहीं बाहर की खाना हो जाता है। तो हम बाहर का खाना कितना खा रहे हैं विल डिसाइड कि हम कितनी फास्टिंग करें। तो हम हेल्थी कितने हैं इसके ऊपर फास्टिंग का जो है, उससे भी पहले जब हम प्रिवेंटिव पे काम कर रहे हैं, तो मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि कितने साल के बच्चे को जो है वो डिटॉक्स करना चाहिए। मैंने बोला कि मैंने 6 महीने के बच्चे को मैकडॉनल्ड्स में बैठे फ्राइज चूसते हुए देखा है। उनके पेरेंट्स करना शुरू कर देते हैं, है ना, 9 महीने के या 6 महीने। तो अगर वो उस समय पे रिफाइंड फूड खा रहा है, तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है। यूर गोइंग टू यूरिन, यूर गोइंग टू मोशन, आपको स्वेट आता है, दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। नहीं, आई वांट टू दिस इज अ डेली डिटॉक्स। नहीं मैम, ये डिटॉक्स अब भी फैमिलियर हुआ ये वर्ड ना, मींस पहले कहाँ सुना, हम भी छोटे थे। तो एक्चुअल में डिटॉक्स है क्या? क्योंकि जब तक किसी की लेजी गट नहीं थी, तब तक उसकी बॉडी को वो जो भी खा रहा था वो निकल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर दूध गाय का मेरे घर से आता है, और अगर मुझे कहीं से आता है, और अगर मुझे कहीं से आता है, मतलब किसी दूजी से आता है या फैक्ट्री से आता है या कहीं से आ रहा है, और मैं तो बस एक बॉटल देखती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ से, कोरिया से है, वाह, और हम देख के जूस उसका उठा के पी लेते हैं। कभी भी हमने लेबल्स चेक नहीं किए। और कोई भी चीज जिसकी शेल्फ लाइफ अगर वो वहां से चला है और वो यहाँ पे मेरे पास पहुंचा हुआ है, इट्स अ डेड फूड। डेड चीज को मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ, और मैं बोलती हूँ कि वो टॉक्सिन नहीं है। तो अब टॉक्सिन आ गए तो डिटॉक्स भी आना चाहिए। तो इसलिए आगे जो चीजें थी जो नॉर्मली नेचुरली इसलिए हो रही थी बिकॉज की एडल्टेड फूड नहीं था, रिफाइंड प्रोसेस नहीं था, और हमारा कॉलन एक्टिव था। आज हमारा कॉलन भी डीएक्टिवेटेड है, लेजी है,
और ऊपर से जो फूड है उसके बीच में इतने केमिकल्स हैं कि वो केमिकल्स डायरेक्टली मेरी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। वो ऐसे नहीं जाते कि मेरे पेट में जा रहे हैं, नहीं, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में से निकल के वो मेरे ब्लड में चले जाते हैं। तभी तो थायराइड हो रहा है। हर एक सिंगल जाने को थायराइड है, नॉर्मल, हर एक फैमिली में डायबिटीज है, हर एक फैमिली में ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन कितना कॉमन है, एंजाइटी कितनी कॉमन है। मतलब अगर हम इतने ही वाओ उसमें आ चुके हैं कि हमारे पास चीजें ज्यादा हाइजीनिक हैं, ज्यादा अच्छे सुपर फूड्स अवेलेबल हैं, फिर हम इतने सिक क्यों हैं? क्योंकि हमारी गट सिक है। अगर हम अपनी गट को ठीक नहीं किया तो कुछ ठीक नहीं किया। सो आई टीच अ थ्योरी ऑफ डेली डिटॉक्स। आपको रोज डिटॉक्सिफिकेशन जो है उस पे काम करने की जरूरत क्या मतलब कि रूटीन लाइफ में मैं अपनी बॉडी को घर पे रह के डिटॉक्स कैसे कर सकती हूँ? अगर इसके बारे में 2-3 तो टिप्स। कौन सी चीज डिटॉक्स, कौन सी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर क्लेंस करे? अब आप फाइबर खाते हो तो आपकी बॉडी क्लेंस होती है, बट फाइबर डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फ्रूट एंड सैलेड। तो अगर आप अपने 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना जो है वो आप इस चीज का बना लेते हो कि हाँ भी मैंने 1 टाइम तो फ्रूट और वेजिटेबल्स ही खाने, सैलेड ही खाना है, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड इनफ। द बेस्ट वे टू डिटॉक्स द बॉडी। स्मूदी बनाते हैं जो आप, हाँ, इट वाज सो यम्मी, टेस्टी। सो यहाँ पे हम स्मूदी देते हैं, ग्रीन जूस करते हैं, इम्यूनिटी शॉट करते हैं, kombucha करते हैं। सो वी रन अ डिटॉक्स डाइट क्लब हियर। तो हम सप्लाई करते हैं। सो द 1 bottle of smoothie is equivalent to 3 to 4 plates of salad. अच्छा, so it is easier. अगर हमको लगता है कि हम बिजी हैं या कहीं पे हैं तो हमारे लिए ये लेना मच इजियर हो जाता है। तो रॉ फूड इज समथिंग विच वी शुड, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एज अ डेली डिटॉक्स कि हाँ भी यू हैव टू हेल्प योर बॉडी। अब ये मत सोचो कि मेरे को आज क्या हुआ, पहले ही उसको चीजें अच्छी देनी शुरू कर दो, ये सोच के कि अच्छी चीजें दूंगी तो मेरी बॉडी ठीक रहेगी। ये नहीं कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है तो अब मैं क्या दूं इसको। ये बात तो है। अगर हम बात करें कि मैम जो माइंड, हमारी जो बॉडी है कि इमोशंस हैं हमारी बॉडी के, या फिर जो हमारी माइंड बॉडी वेलनेस है, क्या ये हमारी फिजिकल हेल्थ पे इम्पेक्ट करती है? मेजरली। कैसे? तो आपने गट फीलिंग सुना होगा। हाँ, गट फीलिंग क्या होती है? मतलब किसी भी चीज को लेके कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना। तो गट से फीलिंग आती है। दैट मीन्स कि आप स्टेज पे चढ़ते हो तो आपका एकदम पेट गुड़गुड़ करने लगता है। एकदम से ऐसे लगता है कि वॉमिट आएगी, कई लोग डायरिया हो जाता है कईयों को स्टेज फियर से। तो अब आप तो स्टेज पे जा रहे हो तो आपके पेट में फूड पॉइजनिंग कैसे होगी? इतना रिलेशन है फियर का और इसका। तो फियर छोड़ो, इनसिक्योरिटी या इरिटेशन या इम्पेशंस, व्हाटएवर इमोशन यू हैव, तो मैं बैक फ्लावर थेरेपिस्ट भी हूँ। वो क्या तो उस बैक फ्लावर, सो वी विल डिस्कस, बट जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका दिमाग का बिहेवियर है वैसा ही आपका पेट का बिहेवियर है। जैसा आपका पेट का बिहेवियर है ऐसा ही आपका दिमाग। तो मैं बोलती हूँ हैप्पी गट हैप्पी मूड, तो बैड गट बैड मूड। तो अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपने अवेयर रहो कि मेरे थॉट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं एंड फिर आप उसके साथ कैसे टैकल करते हो, या आप अपने पेट को क्लीन रखो तो ये आपको ऑटोमेटिकली उलझने नहीं देगा। सो देयर इज अ वेगस नर्व जिसका डायरेक्टली हमारे पेट के साथ कांटेक्ट होता है। सो जितनी बार आप स्ट्रेस होते हो उतनी बार वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेशन क्रिएट करती है और आपकी बॉडी एसिड रिलीज करती है। जो एसिड रिलीज होता है आपको लगता है कि मुझे खो पड़ रही है, मुझे भूख लग रही है, जबकि वो सिर्फ आपको खो पड़ रही होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन। और उसके कारण कभी कोई कॉफी पी लेता है, कभी कोई चाय पी लेता है, कभी कोई कुछ ले लेता है, कभी कोई कुछ। We take stimulants, people take drugs, people go for smoking या alcohol. Everything is because of that. आपका कहना है कि इमोशंस हमारे कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए मैम हमें वही है हीलिंग के लिए कि बेस्ट वी शुड मेडिटेट आवरसेल्फ। तो इसके लिए ये है कि अवेयरनेस, ब्रेथ पे अगर आपने अवेयरनेस कर ली, जो मैंने आपको फर्स्ट चीज बताई थी, बिल्कुल वो है। दूसरा ये है कि अगर आपको साइकोथेरेपी की जरूरत है तो आपको मिलना चाहिए।
थेरेपिस्ट को। जैसे अगर आपको कोई भी चीज लग रही है कि मैं बहुत इरिटेटेड रह रही हूँ या मैं बहुत इम्पेशेंस रह रही हूँ, देन गो टू अ पर्सन एंड पर्टिकुलरली अ मेंटोर, जहाँ पे जाके आप उससे बात कर सको। बिकॉज कि कभी भी आपके फैमिली वाले आपके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं दे सकते। इट्स अ नेगेटिव फॉर दैट। मेरे को ये लगता है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास बच्चे को लेके जाएं तो वो पर्सन अपने आप को बीमार फील करेगा कि मुझे पागल, इट्स नॉट अ बीमार, पागल टैग मिल जाएगा कि हाँ क्या बात कर रहे हो आप, नहीं होगा। दिस इज सो एक मेंटल केसेस होते हैं जिसके बीच में कि उनको बेचारों को उनके ब्रेन में ही कोई डिसऑर्डर चल रहा होता है, इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा होता है। वो टोटली डिफरेंट केस है जिसके बीच में कि उनका ट्रीटमेंट बहुत सिवियर लेवल पे भी करना पड़ सकता है। और एक केस होता है जो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। मैम आई थिंक लोग अवेयर नहीं है। आप बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, बट अगर मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे डिप्रेशन के, मेरे पर्सनल फैमिली में भी रहे, अगर हम कंसल्टेंसी के लिए उसको अवेयर करने कि यू शुड गो, तो आंसर होता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ। So what I am trying to tell you is कि let's create awareness, let's tell people that कि if you need help, you should get help, क्योंकि आप इस लाइफ का एक भी मूवमेंट वेस्ट मत होने दो। This is a beautiful life and it is very good life. भगवान ने आपको ह्यूमन बीइंग इसलिए बनाया है कि आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। एक एनिमल को ये इजाजत नहीं है, बट हमको ये इजाजत है। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ भी मेजर आपको लेना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है, किसी के पास जाना पड़ता है। तो आप अपनी लाइफ को खराब करने के बजाय एक पल भी वेस्ट मत करो एंड गेट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेयर यू कैन नॉट टेक मेडिसिन इफ यू डोंट वांट। वैसे तो मैं कहती हूँ कि whenever doctors give you something they also know, बट अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ करके देख लिया और आपसे डील नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। बोलने वाली थेरेपीज भी होती हैं जिनको हम साइकोथेरेपीज बोलते हैं, जिनमें की ट्रीटमेंट थेरेपीज के दौरान ही किया जाता है, और मेडिसिनल थेरेपी भी होती है। तो मे बी इफ यू आर नॉट अप फॉर मेडिसिन, डोंट टेक मेडिसिन, बट एटलीस्ट गो। एंड ऑल्सो लाइक पीपल लाइक अस, वी आर डूइंग अ बैकफ्लावर थेरेपी, आई एम ऑल्सो डूइंग द साइको इमोशनल थेरेपी सेशंस कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है आजकल, जस्ट ये नहीं है कि आपको आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग नहीं अवेयर। डेफिनेटली अवेयरनेस की लैक भी कह सकते हो एंड देन अ स्टिग्मा भी कह सकते हो कि दे डोंट वांट टू डू इट जस्ट बिकॉज दे थिंक दिस, बट दे हैव टू थिंक कि बिकॉज इट इज देयर लाइफ एवरीथिंग मैटर्स। तो अगर वो खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो हमेशा बोलती हूँ इफ यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ योर लाइफ then somebody else is in charge of your life. If you are not in charge of your life, then somebody else is in charge of your life. That means कि now don't say कि ये मेरी लाइफ कैसी हुई, because कि उसने जैसे बनाई वैसी हुई, क्योंकि तुमने चार्ज ही नहीं लिया अपनी लाइफ बनाने का। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी। लास्ट में मैं यही आपसे मैसेज कि आप ऑडियंस को गट हेल्थ को गुड रखने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो एक नॉर्मल पर्सन भी उसको फॉलो कर सके? तो सबसे पहली बात है कि वी शुड नॉट टेक रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड। कोई भी पैकेज्ड फूड हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड अवॉइड रिफाइंड ऑयल्स। हमें बिल्कुल नेचुरल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट, जैसे कि ऑलिव, अगर एवोकाडो ऑयल, अगर ये वाले ऑयल्स हम लेते हैं, इवन देसी घी फॉर दैट फैक्ट इज़ वेरी गुड, हमको वो यूज़ करने चाहिए। शुगर, अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि मेरे घर में कैंसर ना हो तो उसे कभी भी शुगर नहीं रखनी चाहिए। काम वालों को भी मत खिलाओ, दे डोंट नो दिस बट दे डिज़र्व टू नो कि हाँ शक्कर खा सकते हैं हम घर में। और इसके अलावा ग्लूटेन को जितना अवॉइड करो, हफ्ते में एक बार कनक की भी रोटी खा लो, उसको खा लो जब संडे है, बट उसके अलावा ग्रेन्स को रोटेट करो। फिर वो उस मौसम का जो भी ग्रेन अवेलेबल हो आप ले सकते हो। एंड डेयरी शुड नॉट बी टेकन। आई एम लिविंग प्रूफ कि अगर डेयरी किसी ने कंज्यूम की है तो जैसे ही मैं उनकी डेयरी ख़त्म करती हूँ तो उनकी डिजीज़ेस ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने आप को 21 दिन का एक चैलेंज दे के देख लो, मत करना बंद, लेकिन 21 दिन के लिए ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री होके देख लो,
तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. वेरी सिंपल टिप्स. और जब खाना 3 टाइम खाते हो तो सनराइज से सनसेट का रूल फॉलो करो. जब सूरज आपको ऊर्जा देता है तो वो आपकी हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, तो आपको उसके साथ ही खाना चाहिए. एंड जैसे जैसे सूरज ढलता है आपको खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसके बाद बॉडी नहीं सपोर्ट कर सकती उसको. बॉडी का जोर लगेगा, कई बार सारी सारी रात जोर लगता रहता है, सुबह बॉडी थकी हुई ही उठती है. और अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो एक टाइम एक अनाज खाओ, दूसरे टाइम दूसरा अनाज खाओ, और एक टाइम का खाना आपका कंप्लीटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए. एंड मेक श्योर कि आप एनर्जेटिक फील करो. पेन होना किसी भी एज में, आई मीन कि जब तक कॉज ना हो, तो ये नॉर्मल है ही नहीं. तो कभी भी पेन को नॉर्मल ना लें. इसका मतलब है कि अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें. आपकी एनर्जी लो है तो डेफिनेटली अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें. अगर आपका मूड खराब है 100% डाइट की तरफ ध्यान दें. सो दीज आर माय टिप्स. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank It you. was very knowledgeable session for us. Thank you. And really, I personally learn a lot from you. It's my blessing that I get this chance to sit with you and share my stage here. Thank you so much. Thank ma'am. you, Ji. Thank you so much.